हे एवरीवन, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं क्लास 9th के सिविक्स वाले पार्ट से, डेमोक्रेटिक राइट। होपफुली आप सभी ने सिविक्स के अब तक के 4 पार्ट जरूर पढ़े होंगे, 4 लेसन जरूर पढ़े होंगे, क्योंकि ये वाला जो लेसन है काफी ज्यादा रिलेटेड है प्रीवियस 4 चैप्टर से। लास्ट चैप्टर है आपके सिविक्स का एंड काफी सिंपल चैप्टर है, क्योंकि ऑलरेडी इसके बारे में जब आपने डेमोक्रेसी से पढ़ना शुरू किया, व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, उसी के कुछ ग्लिम्स इसमें मिलते हैं। एंड फाइनली आपसे ये चीजें भी डिस्कस होती है इस चैप्टर में कि डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो आपको राइट्स जो देती है, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स की फॉर्म में हो या कोई और दूसरे कॉमन राइट्स जो आपको मिलते हैं, वो इतने असेंशियल क्यों हैं डेमोक्रेसी में, स्पेशली सभी इंसानों के लिए, कॉमन सोसाइटी के मेंबर्स के लिए, पूरे देश के अंदर रहने वाले सिटीजन्स के लिए। ओके, सो व्हाई इट इज सो, इसी को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। सो शैल वी स्टार्ट? ओके, तो सबसे पहले कुछ केस स्टडीज हैं इसमें, उन केस स्टडीज को पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के अंदर। अब ओवरऑल जब आप इंट्रोडक्शन की बात करते हो, डेमोक्रेसी की बात करते हो, तो ऑफकोर्स आपको डेमोक्रेसी की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होती क्या है ये भी पता होना चाहिए। ऑलरेडी इसके ऊपर हमने बहुत बार पढ़ा है, तो एक बार छोटा सा ब्रीफ देख लेते हैं कि फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होती है और इसमें सिटीजन के पास में राइट्स होते हैं कि वो अपनी अथॉरिटीज को चुने, एक तरीके से अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने जो आगे चल के गवर्नमेंट बनाए। तो ऐसे में जब आपने सिटीजन्स को राइट दे दिए हैं, तो वो सारे राइट्स जिस फॉर्म में मिल रहे हैं, जिस गवर्नमेंट के फॉर्म में मिल रहे हैं, वो डेमोक्रेसी है। सो इफ यू विल सी, तो यहां पर क्या है, यहां पर डेमोक्रेसी के अंदर कुछ इस तरह का सेटअप होता है जहां पे पावर 2 तरीके से बैलेंस की जाती है। पहला कि जो सरकार होगी, सरकार तो लोगों के वेलफेयर में काम करेगी और जो लोग होंगे वो देश के डेवलपमेंट में काम करेंगे। ओके, इट्स क्वाइट सिंपल ना। इसमें कहा कि गवर्नमेंट डेमोक्रेसी की फॉर्म में अगर आप देखोगे तो डेमोक्रेसी में 2 टाइप के सेटअप देखे जाते हैं जो बैलेंस बनाते हैं, जिसमें पहले सरकार तो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है और जो लोग होते हैं वो उसको, नेशन को डेवलप करने के अंदर काम में आते हैं। ऐसे में ये जो सेंटेंस है, मेरा बहुत पर्सनल फेवरेट सेंटेंस है, द ग्रेट पावर कम्स विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप स्पाइडरमैन के फैन हैं तो आपने ये लाइंस जरूर सुनी होगी और बहुत बार सुनी होगी। जब स्पाइडरमैन, जो पीटर पार्कर है, उसको उसके जो अंकल कहते हैं लाइन सबसे पहले, जब फर्स्ट स्पाइडरमैन वाला, वहां से कॉपी की हुई लाइन है। और वास्तव में बहुत बहुत ज्यादा डिटेल और सोचने वाली बात है कि जब आपको पावर दी गई है ना, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास ज्यादा दी गई है। आप ये बात मान के चलें कि अगर आपके पास पावर है तो आपके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, चाहे हम इसको इंडिविजुअल व्यक्ति के तौर पर देखें या सरकार के तौर पर देखें। अगर हम सरकार के तौर पर देख रहे हैं तो सरकार को अगर पावर में आना है या सरकार को पावर में लाया गया है, तो उसका काम ये होना चाहिए कि पावर सही जगह पर यूज हो, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें। सो द ग्रेट पावर कम्स विद अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब पावर आपके हाथ में आ जाती है तो आप करप्ट बन जाते हो। वही चीज यहां पर ही बताइए इसने। तो आप किस तरह से लोगों को प्रोटेक्ट करोगे डेमोक्रेसी में, या लोग अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे, सोसाइटी कैसे इस मिसयूज ऑफ पावर से बच सकती है, वही होते हैं आपके राइट्स। तो जब डेमोक्रेटिक राइट्स की आप बात करते हो, तो ये डेमोक्रेटिक राइट्स आपकी डिग्निटी के लिए और आपकी पावर जो सिटीजन्स के पास में दी गई है, उनको ये रियलाइज कराने के लिए दैट यू आर समथिंग, कुछ हैं आप, इस चीज के लिए डेमोक्रेटिक राइट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो डेमोक्रेटिक राइट से क्या पता चलता है कि हम कितने पावरफुल हैं, ये भी हम बता सकते हैं टाइम आने पर। साथ ही साथ हम ये भी बता सकते हैं कि हम इन राइट्स को यूज करके कि हमारी डिग्निटी हमारे हाथ में है, हमारी रिस्पेक्ट हमारे हाथ में, सेल्फ रिस्पेक्ट हमारे हाथ में। और हाँ, अगर हमने आपको चुना है तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ ऐसी चीजें दी है जिसके बिहाफ पे हम हमारी लाइफ को पीसफुल और रिस्पेक्टफुल मैनर में जी सकते हैं। कैसे, वो हम पढ़ेंगे अभी आगे। सो मेरे हिसाब से ये चीज समझ में आई होगी कि डेमोक्रेसी के अंदर, डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर कुछ इस तरह के अरेंजमेंट्स होते हैं जिसके बिहाफ पे आप अपनी लाइफ को डिग्निटी के साथ और अपनी पावर को यूज कर सकते हो रिस्पेक्टफुल मैनर में जीने के लिए। सोचिए, कुछ ऐसे केसेस भी होंगे जहां पे लोगों के पास में ये अधिकार नहीं होंगे। सो उसी को यहां पे कॉलम दिया गया है, राइट्स, लाइफ विदाउट राइट, सॉरी। सो ये जो कॉलम है, इस कॉलम में हम कुछ केस स्टडीज को डिस्कस करेंगे और आज के इस वीडियो में इतना ही देखेंगे ना। केस स्टडीज क्या है? सबसे पहले
आपके सामने एक लेटर है। अब इस लेटर में क्या क्या है उस चीज को समझेंगे। यहां पर लिखा हुआ है डियर मिस्टर टोनी ब्लेयर। अब बोलते हैं टोनी ब्लेयर के लिए कि भैया मैंने आपको लेटर पहले भेजा था, आपने मेरे लेटर का जवाब नहीं दिया, मैं राइटर वापस से लिख रही हूं, आप इसका प्लीज जवाब दीजिएगा, मेरे क्वेश्चंस का जवाब दीजिएगा कि मेरे पिताजी कहाँ हैं। बहुत दूर है हमसे वो, और मैं उनको बहुत मिस करता हूं। और ऐसे में ये सारी सारी चीज़ें हैं कि आप तो अपना क्रिसमस मना रहे हैं, लेकिन जो मेरे फादर हैं वो हमारे साथ नहीं है, तो हमारी ईद नहीं मना पा रहे लास्ट 3 ईयर से हम। ऐसा एक बच्चे ने लेटर लिखा, लगभग उसकी एज है 9 साल। अब ऐसा क्यों लिखा देखो। प्रिजन इन ग्वांतानामो बे। अब ये जो ग्वांतानामो बे है ये क्या है पहले तो बता देता हूँ। दुनिया की सबसे महंगी जेल माना जाता है इसको आज भी, ठीक है। सो ये ऐसा क्या हुआ कि ये लेटर लिखा गया, और अब इसके अंदर सीन क्या है समझे कि ग्वांतानामो बे बेसिकली एक यूएस के थ्रू बनाया गया जेल है, ठीक है, क्यूबा के पास में पड़ता है। और ऐसे में इस जेल का यूज इस तरह से किया जाता था कि सेल्फ बेनिफिट के लिए यूएस के थ्रू, कि लोग इससे मतलब बाहर ना निकल पाए, तो उसमें बहुत खर्चा आता था। देखो केस स्टडी देखो एक बार। ग्वांतानामो बे एक नेवल बेस है क्यूबा के पास में, और अमेरिकन नेवी इसको कंट्रोल करती है। यूएस फोर्स सीक्रेटली यहां पे लगभग 600 लोगों को लेकर आ जाती है, और इनको मतलब वो ऐसा मानते हैं कि जो न्यूयॉर्क में 9/11 हुआ था, जो ट्विंस टावर गिराए गए थे, वो इन 600 लोग रेस्पॉन्सिबल थे कहीं ना कहीं, तो उनको वहां पर भेज दिया जाता है। अधिकतर जो लोग थे वो गवर्नमेंट उनकी कंट्री को भी नहीं पता था कि उन लोगों को जेल में डाल दिया गया, ना ही तो उनको और ना ही उनकी कंट्री को। ऐसे में जो फैमिलीज थी प्रिजनर्स की, मीडिया, इवन यूनाइटेड नेशंस को भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो रहा है। यूनाइटेड नेशन रिप्रेजेंटेटिव्स हैव नॉट बीन अलाउड टू मीट देम। किसी को वहां अलाउ नहीं किया गया था मिलने के लिए। कोई ट्रायल नहीं थी, कोई मजिस्ट्रेट के सामने नहीं पहुंचाया गया। यूएसए ने ना ही तो किसी प्रिजनर को अलाउ किया कि वो कोर्ट में भी अप्रोच करता है, उनकी खुद की कंट्री में भी। मतलब इन 600 लोगों के साथ में इतना मिसबिहेव या इल बिहेव हुआ कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। सो ऐसे में क्या होता है, इंटरनेशनल कुछ रिपोर्ट्स आती हैं, प्रिजनर्स को टॉर्चर किया जा रहा है इस तरह से, ऐसा ऐसा बताया जाता है कि प्रिजनर्स को इस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है जो कि यूएस के लॉ में भी बैन है। यूएस की खुद की लॉ में भी वो चीज को एक्सेप्ट नहीं किया गया उस तरह से। और साथ ही साथ इनको जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो ट्रीटमेंट भी नहीं दिया जाता है। जो भी वॉर के अंदर जो भी इंटरनेशनल ट्रीटी साइन हुई है उनके तहत कोई भी अगर कोई व्यक्ति है किसी दूसरे देश का भी है, और अगर वो इलीगली कहीं पर माइग्रेट भी हुआ है, अगर वहां पर कोई लॉ तोड़ता है, तो कुछ जो लॉ बने हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पे वो भी वहां फॉलो नहीं हो रहे थे। ना ही प्रिजनर्स वर नॉट रिलीज्ड इवन आफ्टर दे वर ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नॉट गिल्टी। उनको गिल्टी भी ये भी पता चल गया कि बेकसूर हैं, उसके बावजूद भी उनको छोड़ा नहीं गया। द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल सेड द प्रिजन इन ग्वांतानामो बे शुड बी क्लोज डाउन। इनको कहा गया, जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि इसको बंद कर दीजिए, बट नहीं हुआ। यूएस गवर्नमेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस पीस। अब इसको कभी भी एक्सेप्ट किया ही नहीं गया। चलो एक क्वेश्चन यहां पे पहले पूछ लेते हैं। यहाँ यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल कौन है वो भी बता दीजिए आप मुझे कमेंट करके, ठीक है। एंड वैसे तो गुटरेस बता देता हूं मैं, ठीक है ना, गुटरेस है। अच्छा यूनाइटेड नेशन क्या है? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड की जितने भी कंट्रीज हैं, हालांकि इसका इंटेंशन तो बनने का कुछ और था, लेकिन यूनाइटेड नेशन अब जो काम कर रहा है वो वर्ल्ड में पीस मेंटेन और डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। 1945 के बाद की बात है, ठीक है। अच्छा तो इन्होंने भी कहा यूएस को कि भैया इसको बंद कर दो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सो बिना किसी राइट के कैसे लाइफ होती है, तो उसका पहला किस्सा था जहां ग्वांतानामो बे के अंदर, जो कि क्यूबा के पास में है, वहां पर जो लोग रह रहे हैं, चाहे कैदी ही क्यों ना हो, उसके भी कुछ अधिकार होते हैं, कुछ उसके राइट्स होते हैं, एटलीस्ट फंडामेंटल राइट्स तो मिलने ही चाहिए उसको, लेकिन वो भी यहां पर उनको नहीं मिले। तो दिस वाज द फर्स्ट केस। सो लेट्स हैव अ सेकंड वन। एक सेकंड केस है सिटीजन्स राइट इन सऊदी अरेबिया। यहां पर भी बहुत कहानी अलग है। सऊदी अरेबिया के अंदर भी जो लोग हैं उनके पास में भी अधिकार नहीं है इस तरह के
जिससे कि आप कह सको कि वो अपनी लाइफ को डिग्निटी के साथ में जी रहे हैं, स्पेशली विमेन। सो एक कंट्री है जहाँ पे हेरिडिटरी रूल चलता रहता है, राजा फिर उसके बाद जो भी उनकी अगली संतति है वो राजा बनेगी। तो ऐसे ही वहाँ पर हेरिडिटरी रूल चल रहा है और यहाँ पर कोई रोल नहीं होता इलेक्शन का, इलेक्शन नहीं होते कभी भी। तो यहाँ पर क्या होता है, तो जो किंग होता है वो खुद ही अपना लेजिस्लेचर सेलेक्ट कर लेता है, वही अपना एग्जीक्यूटिव सेलेक्ट कर लेता है, इवन वो जजेस को भी अपॉइंट कर देता है और जब चाहे जब उसको बदल भी सकता है, डिपेंड करता है किंग पर। तो इसका मतलब पहली चीज तो ये क्लियर हो गई, हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था कि अगर सऊदी अरेबिया जैसा किस्सा है तो उसको आप प्योर डेमोक्रेसी नहीं कह सकते, डेमोक्रेटिक फॉर्म नहीं है। वैसे ही मोनार्किया दिख रहा है आपको। सो जो सिटीजन्स हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बना सकते, कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकती, मीडियाज को अलाउड नहीं होता कि राजा के अगेंस्ट में वो कुछ कह दे। सो बिल्कुल क्लियर है कि यहां पर किसी भी तरीके से डेमोक्रेसी तो नहीं है, मोनार्की है। अब मोनार्की में भी एक तरीके से आपको अलाउ नहीं किया गया है कि आप अगेंस्ट बोल सको किसके, किंग के, या फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है। अब आप कहोगे सर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की तो हो सकता है, बट यहाँ पे कोई राइट्स ही नहीं है तो उसका कोई सेंस ही नहीं है, एसेंस ही नहीं है उसका। सो यहां पर ना ही कोई रिलीजन का फ्रीडम है आपके पास, आप कहीं के भी हो, अगर आप वहां के हैं, अगर वहां के सिटीजन हैं, पहली चीज तो वहां सिटीजनशिप मुस्लिम्स को मिलती है, और अगर ले दे के किसी और को भी सिटीजनशिप दे रहे हैं आप, तो आप प्राइवेटली अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, पब्लिकली आप रिलीजन फॉलो नहीं कर सकते। मैंने एक थॉट सुना था, आपको ही बता देता हूं। अगर आप सऊदी कंट्रीज में जाते हैं तो ऐसे में वहां पे जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं, बड़ी बड़ी जो देश है, उनकी मेजर सिटीज को छोड़ करके अगर आप किसी कॉमन प्लेस पे जाते हैं, जो जनरल प्लेस है, कोई इतना वेल नोन प्लेस नहीं है, तो यू नीड टू फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर मेंशन इन बेसिकली इस्लाम। तो वहां का आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वो सेक्युलर कंट्री नहीं है, वो इस्लामिक कंट्री है, तो इस्लामिक नॉर्म्स के हिसाब से आपको रहना पड़ेगा, ठीक है। और वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर आप नॉन इस्लामिक हैं तो, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा रूल्स रेगुलेशंस, हालांकि आपको समझाए जाएंगे पहले, उसके बाद में आपको फॉलो करने होंगे, ठीक है। सो नॉन मुस्लिम जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनको फॉलो करना होता है अपना रिलीजन प्राइवेटली, पब्लिकली वैसा नहीं कर सकते। तुम सोचो आप दिवाली मनाओगे, पटाखे जलाओगे, नहीं कर सकते वैसा। विमेन तो स्पेशली रेस्ट्रिक्टेड है। अगर कभी भी ऐसा रूल भी आता है कि वोटिंग भी होगी, तो एक व्यक्ति का मतलब मेल का एक वोट इक्वलेंट होता है 2 विमेन के वोट के, ऐसा भी यहां पर है। और गवर्नमेंट, इस तरह की जो गवर्नमेंट है उसमें कभी भी विमेन वगैरह को जेल वेल भेज दिया जाता है अगर किसी भी तरीके से, या कोई भी ऐसा ऑफेंस होता है अगर उनकी तरफ से, तो उनको इम्प्रिजनमेंट के पहले ना ही तो ऐसा कुछ राइट्स दिए जाते हैं जो मिलने चाहिए, और ना ही इन्फॉर्म किया जाता है कि वाई वी आर डूइंग सच एक्टिविटीज़, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो सऊदी अरेबिया का भी आपको पता चल गया होगा, ठीक है। सऊदी अरेबिया, ये वाला एरिया सऊदी अरेबिया का है, आपको यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये उनका फ्लैग है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ओके। चलो एक और केस देखते हैं, इसमें हम बात करेंगे कोसोवो के बारे में, जो कि एक बहुत ही छोटी सी नन्ही सी अच्छी सी कंट्री है। यहाँ आपको दिख रहा होगा, अगर आप थोड़ा सा गौर करते हो तो ये ग्रीस के ऊपर आप जाएंगे तो अल्बेनिया अलग हुआ है इससे, अब सर्बिया के ठीक नीचे बुल्गारिया यूरोपियन कंट्रीज का एक पार्ट है, यूगोस्लेविया का हिस्सा था। अब देखो, अल्बेनियंस बेसिकली यहां पे मेजॉरिटी में थे कोसोवो में, कोसोवो की मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी अल्बेनियंस, इन्होंने लेकिन जो सर्ब्स थे, सर्ब वहां पे मेजॉरिटी में थे, दिख रहा होगा यूगोस्लेविया में, ये देखो। तो यहां पे सर्ब्स मेजॉरिटी में थे, लेकिन अर्बेनियंस फॉर्म्ड द मेजॉरिटी इन पॉपुलेशन इन कोसोवो, ठीक है। याद रखना, यूगोस्लेविया के अंदर सर्ब्स मेजॉरिटी में है और अल्बेनियंस वहां पे कोसोवो में मेजॉरिटी में है। तो यहां पे कौन थे, पहले इनके बारे में बता देता हूं। ये प्राइम मिनिस्टर थे वहां के, ठीक है। इनका नाम था मिलो सेरविक। तो मिलोसेविक वहां पे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो वो चाहते थे कि सर्ब्स वहां पे डोमिनेट करें उनकी कंट्री में, और ऐसे में अल्बेनियंस को काफी ज्यादा फेस करने पड़े क्राइसिस। थाउजेंड्स ऑफ अल्बेनियंस को मारा गया। फाइनली दूसरी कंट्रीज ने जब इंटरवीन किया इनके स्टेप्स में, तो इनको गिल्टी पाया गया, और ऐसे में इनको ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में क्राइम करने के लिए पनिश भी किया गया, ठीक है।
मिलोसेविक जो कि एक प्राइम मिनिस्टर थे, पॉलिटिकल लीडर थे, इन्होंने अपने धर्म विशेष, अपनी जाति विशेष, अपने मेजॉरिटी को प्रायोरिटीज पे रखते हुए डेमोक्रेसी को इन्होंने एक तरीके से ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो ये छोटा सा हिस्सा है, इसको आप देख सकते हो यहाँ पे, इनका फ्लैग है। सो ये कोसोवो के अंदर भी जो इतने सारे लोगों को मारा गया उसका एक छोटा सा ग्लिम्स था। सेम ऐसा ही कुछ ग्लिम्स आप क्लास 10th के अंदर चैप्टर नंबर 1 सिविक्स पावर शेयरिंग के अंदर पढ़ेंगे। अगर उसके बारे में थोड़ा सा जानना है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल पे देखिएगा, ऑलरेडी आपको दिख जाएगा वहाँ पर एक पावर शेयरिंग का चैप्टर, उसमें भी कुछ ऐसा ही श्रीलंका में हुआ था। उसमें यू विल केम टू नो कि क्या हुआ इस तरह का एथनिक कंपोजिशन और श्रीलंका में भी ऐसा क्यों हुआ। नाउ वी आर डूइंग अ न्यू टॉपिक विच इज राइट। ओके, सो डेमोक्रेसी में राइट्स ना होने पर कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको तो हमने अभी डिस्कस किया। इसी का राइट्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तो होपफुली आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें कि राइट्स होती क्या हैं और राइट्स इतने ज़्यादा ज़रूरी क्यों हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू टॉपिक, इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच।